नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 20 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं उपरोक्त दोनों, यानी गुलजार और आचार्य रामभद्राचार्य, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। 17 फरवरी 2024 को ज्ञानपीठ चयन समिति ने गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है। गुलजार की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा और ये प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। 2002 में उर्दू के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और 2013 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। और जगतगुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो ये प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं और ये शिक्षक और लेखक भी हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं ये, ठीक है। तो इनको भी जो है संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, जबकि गुलजार को उर्दू भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास नामक संस्था के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। संविधान में उल्लिखित 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और अंग्रेजी को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुल 23 भाषाओं में दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि की बात करते तो इसमें 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें केवल उन भारतीय लेखकों को ही सम्मानित किया जाता है जिन्होंने 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं एवं अंग्रेजी में से किसी भाषा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, ठीक है। और ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते हैं। भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार ये माना जाता है। विजेताओं की बात करें अब तक तो प्रथम विजेता कौन थे? तो 1965 में पहली बार दिया गया था। जी शंकर कुरु जो मलयालम भाषा के लेखक थे, उन्हें पहली बार दिया गया था, ठीक है। और प्रथम महिला विजेता कौन रही थी? तो आशापूर्ण देवी, इन्हें बंगाली भाषा के लिए 1976 में दिया गया था। और पिछले कुछ वर्षों के विजेताओं में देखें तो 2021 का दिया गया था नीलमणि फूकन को 56, ठीक है, जो असमिया भाषा के लिए था। 57वां 2022 के लिए दामोदर मोजी को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। और 58वां दिया गया है 2023 के लिए गुलजार उर्दू भाषा के लिए और जगतगुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए, ठीक है। तो ये 2023 का पुरस्कार है, लेकिन 2024 में 17 फरवरी को दिए गए हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए विजेताओं की सूची दी गई है। ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती रहती है, तो ये आप पूरी सूची देख सकते हैं। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था और 2017 में कृष्णा सोवती को दिया गया था, ठीक है। पहले ये पुस्तकों के नाम पर दिए जाते थे, लेकिन बाद में केवल किसी भी पुस्तक के नाम पर ना दे करके बाद में लेखक के पूरे जीवन के योगदान को देखते हुए दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी कृति या पुस्तक का नाम दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा किस स्थान पर जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16 से 17 फरवरी 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में ग्रामीण बॉस क्षेत्र में सतत समाधानों की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के हितधारकों ने इसमें भाग लिया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाना, ठीक है, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2014 में की गई और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था सार्वभौमिक स्वच्छता को प्राप्त करना, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को बंद किया गया या समाप्त किया गया। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 85वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट की ताकत और वैश्विक गतिशीलता को मापने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, 2024 के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग न केवल उन देशों के नागरिकों द्वारा प्राप्त यात्रा सुविधा को दर्शाती है, बल्कि यह राजनीतिक दबदबे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूती को दर्शाती है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और जो 2024 में जो रैंक जारी की गई है तो इसकी लगभग प्रत्येक महीने अपडेट होती है
तो जनवरी 2024 में जो आई थी उसमें भारत 80वें स्थान पर था, ठीक है, 80वें स्थान पर था। और तो जो अब फरवरी 2024 में जो रैंक आई है, लेटेस्ट जो आई है, उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये 6 देश शीर्ष पर हैं। शीर्ष का मतलब इन्होंने संयुक्त रूप से पहली रैंक हासिल की है, ठीक है। और ये 194 देशों में इनके पासपोर्ट के माध्यम से 194 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है। सबसे आखिरी स्थान पर कौन है, तो 109वें स्थान पर अफगानिस्तान इसमें सबसे नीचे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर नाम मैं लिख दूंगा। 109वें स्थान पर अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा है, जिसमें केवल 28 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की जा सकती है। भारत की रैंक की बात करें तो 2023 में भी भारत 85वें स्थान पर था। 2024 में जनवरी में इसकी रैंक में सुधार देखा गया था और ये उज्बेकिस्तान के साथ 80वें स्थान पर आ गया था। लेकिन अब पुनः फरवरी 2024 में भारत की रैंक गिर करके 85वें स्थान पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है धुले, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के धुले में बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। धुले शहर के आज़ाद पुलिस स्टेशन को इस पहल के लिए चुना गया है, ठीक है। इसकी संकल्पना वहाँ के जिला कलेक्टर अभिनव गोयल और जिला महिला बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी के द्वारा की गई थी। इससे पहले अन्य ऐसे स्टेशन तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान में पहले से स्थापित किए गए हैं, ठीक है। किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका 2024 की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसे युविका कहा जा रहा है, 2024 प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ाना है। युविका 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में भारत में 1 जनवरी 2024 तक कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र इस इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए आवेदन के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों को भौगोलिक स्थानों के आधार पर 5 बैचों में विभाजित किया जाएगा और ये विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिनके नाम यहाँ दिए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2019 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है 2019 में पहली बार 111 छात्रों ने भाग लिया था, 2022 में 153 छात्रों ने भाग लिया था और 2023 में 337 छात्रों ने भाग लिया था। और अब ये चौथी बार 2024 में इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें शामिल होने के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। 2023 की बरगंडी प्राइवेट हुंड्रू इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध फर्म के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रतिष्ठित बरगंडी प्राइवेट हुंड्रू 500 सूची के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में शीर्ष गैर सूचीबद्ध कंपनी के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका मूल्य 1.92 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। बरगंडी प्राइवेट हुंड्रू इंडिया 500 रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसे जारी कौन करता है, तो एक्सिस बैंक के प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस बरगंडी प्राइवेट, ठीक है, और हुंड्रू इंडिया के द्वारा इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं, तो इसके निष्कर्ष हैं कि इसमें भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सबसे मूल्यवान कंपनी रही है। दूसरे नंबर पर TCS, तीसरे नंबर पर HDFC बैंक है। जबकि भारत की सबसे मूल्यवान असूचीबद्ध कंपनी कौन रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर इसमें NSE रही है। और सबसे बड़ा मूल्य निर्माता कौन है, तो सेवा उद्योग जो इन्फो एज की कंपनी है, तो ये सबसे बड़ा मूल्य निर्माता रहा है। सबसे बड़ी नियोक्ता यानी सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाली कंपनी कौन सी रही है, तो TCS है। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष करदाता कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL है। और सबसे मूल्यवान राज्य नियंत्रित कंपनी कौन सी है, तो SBI बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं नवाज सलाम। नवाज सलाम को अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनाग्यू के स्थान पर नीदरलैंड के हैग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इसमें चुना गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले लेबनानी और दूसरे अरब व्यक्ति हैं। नवाज सलाम फरवरी 2018 में ICJ के सदस्य बने थे और अब ये इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी शॉर्ट में कहते हैं ICJ। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। द हैग नीदरलैंड के शहर में इसका मुख्यालय है और 193 देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं वो सभी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है।
न्यायाधीशों की संख्या, तो वर्तमान में इसमें 15 न्यायाधीशों की संख्या है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का, ठीक है। तो जो सदस्य होते हैं या जो सभी न्यायाधीश होते हैं उनका 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, जबकि उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो ये जो है अब अध्यक्ष चुने गए हैं इसके। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नवाज सलाम इसके अध्यक्ष बने हैं। ये 6 फरवरी 2024 को चुने गए थे और ये लेबनान से आते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो जूलिया सेवुटिंडे जो युगांडा से हैं, वो वर्तमान में उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। स्वयं योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये ओडिशा राज्य ने शुरू की है। ओडिशा के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं योजना का अनावरण किया है। स्वयं योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के आयु के पात्र ग्रामीण और शहरी युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने रोजगार स्थापित कर सकें। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य नए व्यवसायों की स्थापना और मौजूदा व्यवसायों के विस्तार को सुविधाजनक बनाना है, जिससे राज्य भर में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है, तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती मनाई गई है। हर साल 19 फरवरी को पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो ये भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। इनका मूल नाम क्या था, तो शिवाजी भोसले इनका मूल नाम था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेर किले में हुआ था, ठीक है। और इनके पिताजी का क्या नाम था, तो शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था, जो बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। इनकी माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई इनकी माता का नाम था। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में हुई थी। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरण के किले पर कब्जा करके अपना पहला सैन्य अभियान शुरू किया था। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गोरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया था। गोरिल्ला युद्ध शैली को ही छापामार युद्ध शैली भी कहते हैं। वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना एवं उससे जुड़े पोर्टल का अनावरण किया है। वन मित्र योजना की बात करें तो यह अभिनव पहल विशेष रूप से राज्य भर में गैर वन क्षेत्रों में, ठीक है, जहां वन नहीं है उन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए वनीकरण प्रयासों को सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 18 से 60 वर्ष के आयु के योग्य व्यक्ति राज्य के वनीकरण प्रयासों में योगदान देने के लिए मिशन शुरू करते हुए वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है। वन मित्र योजना के प्रारंभिक चरण में पोर्टल के माध्यम से 7500 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। यह योजना प्रत्येक वन मित्र को 1000 पौधे लगाने की अनुमति देती है। पहले वर्ष में प्रतिभागियों को जियो टैगिंग और फोटोग्राफ अपलोड के माध्यम से सत्यापित प्रत्येक तैयार गड्ढे के लिए 20 रुपये मिलेंगे। इसके बाद लगाए गए प्रत्येक पौधे के लिए 30 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही अगले 3 वर्षों में अलग अलग दरों पर पौधे के चल रहे रखरखाव और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2024 में ये 17 फरवरी को मनाया गया है। भारत अप्रैल तक स्पेस एक्स रॉकेट में घरेलू निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा विकसित अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो भारत अपना पहला जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च करेगा। प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना विधि के माध्यम से इन्होंने समाधि ली या मृत्यु प्राप्त की, ठीक है। नासा और जाक्सा जो जापान की स्पेस कंपनी है, ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसको नाम दिया गया है लिग्नोसैट प्रो को लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, मक्का और कपास खरीदने के लिए 5 वर्षीय योजना का प्रस्ताव दिया है। तो हाल ही में जो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों के पैनल ने ये प्रस्ताव दिया है। इसमें 2 केंद्रीय एजेंसी, पहली है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF और दूसरी है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड। तो ये दोनों संस्थाएं MSP खरीद सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट फसल उपजाने के लिए किसानों के साथ अनुबंध करेंगी। तो ये प्रस्ताव दिया गया है, अगर ये मान लेते हैं तो ये योजना लागू की जाएगी,
ठीक है, तो अभी इस पर आगे जो भी होगा वो अपडेट आपको दे देंगे। दुनिया भर में फरवरी के तीसरे रविवार को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है और 2024 में ये 18 फरवरी को मनाया गया है। ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार कर्नाटक भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है, जहां सबसे अधिक संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। टेलीविजन की दुनिया के पुराने और पॉपुलर शो उड़ान में नजर आ चुकी एक्ट्रेस कविता चौधरी का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। जापान का 1000 वर्ष पुराना सोमेन साई महोत्सव का समापन हो गया है। उसमें नग्न होकर के, ठीक है, लकड़ी के ताबीजों से जुड़ी अपनी अनूठी परंपराओं को ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ये उत्सव जापान में हाल ही में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की स्थापना ओडिशा सरकार और प्रसिद्ध श्री शंकरा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने नेटवर्किंग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में स्टार्टअप की सहायता करने के लिए स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 2 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव और 2024 के बाद परिसीमन के प्रस्तावों का विरोध किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के एक महत्वपूर्ण तत्व फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप यानी FFS की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। क्रिसल द्वारा संचालित भारत की एक अग्रणी एनालिटिक्स कंपनी प्रभाव शीर्षक वाली रिपोर्ट भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर FFS योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा स्टील ने हाल ही में IIT भुवनेश्वर अनुसंधान और उद्यमिता पार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 20 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।